नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे डेरिडा का विखंडनवाद। आइए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानें कि जॉक डेरिडा कौन है। पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ? अल्जीरिया के यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका निधन 2004 ईस्वी में हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी विभीषिका से पीड़ित यहूदी संस्कृति से ये संबंधित थे। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के समय में यहूदियों पर जो अत्याचार किए गए थे उनका गहरा प्रभाव इनके लेखन पर और इनके विचारों में देखा जा सकता है। 19 वर्ष की आयु में अध्ययन के लिए ये फ्रांस चले गए थे। इन पर अगर देखें कि इनके विचारों पर किसका प्रभाव है तो अल्बert कामू और सार्त्र से ये प्रभावित हैं, लेकिन बाद में सार्त्र के विचारों के ये विरोधी हो गए थे। इनकी प्रमुख दो रचनाएं मिलती हैं, जिसमें है ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो 1976 में प्रकाशित हुई, राइट एंड डिफरेंस ये 1978 ईस्वी की इनकी रचना है। यानी दो रचनाओं के नाम आपको यहाँ विशेष रूप से याद रखने हैं। इसके बाद अगर इनके पाठ सिद्धांत को जाने, पाठ का मतलब यहाँ पर क्या है? टेक्स्ट से है, तो उसका क्या सिद्धांत है, यानी लेखन का क्या सिद्धांत है। पाठ की परिभाषा देते हुए ये कहते हैं कि पाठ से तात्पर्य वह संरचना जो चिन्हों की अब अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित हो, अर्थात ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाए जो जिसमें विशेष अर्थ हो और उनको व्यवस्थित तौर पर जहाँ उनका निर्माण, कुछ ऐसे शब्दों को निर्मित करना जो विशेष अर्थ रखते हों और एक विशेष चिन्हों के माध्यम से, जैसे लिपि का प्रयोग किया जाता है, जैसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लेखन के लिए, उसी प्रकार से ये कहते हैं कि पाठ से तात्पर्य वह संरचना है जो चिन्हों की अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित हो, यानी अर्थ से भरे हुए वो जो शब्द प्रयोग किए जाए या जो चिन्ह प्रयोग किए जाए वो कैसे हों? विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले हों। इन्होंने पाठ के दो भेद माने हैं। पाठ से तात्पर्य, यहाँ एक बात ध्यान में रखें, लेखन है। लेखन, पाठ का मतलब इन्होंने, या लेखन को इन्होंने क्या कहा है? पाठ कहा है। पाठ को दो प्रकार से इन्होंने विभाजित किया है या इसके दो भेद माने हैं। एक है साहित्येतर पाठ और दूसरा है साहित्यिक पाठ। साहित्येतर पाठ से मतलब है, शब्द को समझिए, कि साहित्य से अलग, इतर यानी अलग, कौन सा? जिसमें बौद्धिक अभिव्यक्ति हो, यानी कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुरूप अगर कोई बातें करे, साधारण बातें करे, जैसे हम अपने घर में, परिवार में, मित्रजनों से या समाज के लोगों से जो बातें करते हैं, जहाँ हम अपने बुद्धि में आए हुए विचारों के अभिव्यक्त करते हैं, या फिर इसे अभिधा प्रधान संरचना भी कह सकते हैं। अभिधा क्या है? देखिए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं। तो जो अभिधा यानी जो सरल अर्थ प्रकट करे, जो स्वाभाविक बात कहे, जिनमें कोई घुमाव फिराव नहीं होता, सरल तरीके से हम जो बात कहते हैं, वो साहित्येतर पाठ है। साहित्यिक पाठ कौन सा पाठ इन्होंने माना है? जिसमें अजनबीपन का भाव हो, यानी अजनबीपन लिए हुए लक्षणा और व्यंजना प्रधान संरचना, अर्थात जब तक हम उसको पूरा पढ़ नहीं लेते तब तक वो हमारे लिए अजनबी है। मान लीजिए हम किसी भी कवि की कोई कविता पढ़ते हैं, तो जब तक हम उस कविता का पूरा पाठ नहीं कर लेते, अच्छे से उसका अर्थ नहीं समझ लेते, तब तक वो हमारे लिए क्या है? वो अजनबी है। और उसमें लक्षणा और व्यंजना, जैसे मान लीजिए आगे की कविता पढ़ते हैं हम, नदी के द्वीप, हम उसे स्वाभाविक तो नहीं मान सकते ना कि हम नदी की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर कवि और द्वीप की बात कर रहा है। एक नदी है, एक द्वीप है, देखने में दोनों बहुत सुंदर है, ऐसा तो नहीं। उसमें एक विशेष गूढ़ अर्थ है जिसे प्रतीकात्मकता कहा गया है, कि वहाँ पर नदी क्या है और द्वीप क्या है। नदी जो वहाँ बह रही है वो अगर देखें तो समष्टि का प्रतीक है, और द्वीप क्या है? व्यष्टि का प्रतीक है। तो इस तरह से वो एक साहित्यिक पाठ है जो हमारे लिए अजनबी है तब तक, जब तक हम उसको पढ़ नहीं लेते, जब तक हम उसका विशेष अध्ययन नहीं कर लेते, और वो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों की प्रधानता उसमें रहती है, या उनकी संरचना वो रहती है। तो इन्होंने लेखन या पाठ के दो भेद स्वीकार किए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखें तो विखंडन का स्वरूप क्या है। देखिए, विखंडन का मतलब क्या है? कि खंडन करना किसी चीज़ का, खंडन करके उसका दोबारा से उसको निर्मित करना। जैसे
अंग्रेजी के डीकंस्ट्रक्शन का हिंदी रूपांतरण क्या है? विखंडन है। डीकंस्ट्रक्शन क्या? यानी पुनः निर्माण करना, दोबारा निर्माण करना, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ कर उसका दोबारा से कुछ एक रूपांतरण कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है? डीकंस्ट्रक्शन। तो वही क्या है, हिंदी में उसे विखंडन कहा है। ये मानते हैं कि ये एक पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, ये प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है। देखिए, हम अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में किसी एक शब्द को अलग तरह से प्रयोग किया जाता था, उसके बाद उसी शब्द को अगर अपभ्रंश भाषा में देखें तो हो सकता है उसका अलग तरह से प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे भाषाओं का विकास होता रहा। वैसे वैसे वर्तमान समय में आकर अगर हम देखें तो हो सकता है उस किसी शब्द का अब अर्थ और रूप परिवर्तन हो गया हो। तो ये यानी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह आलोचना, पाठ और अर्थ मीमांसा की नवीन पद्धति है। अर्थात किसी पाठ की आलोचना करना, किसी लेख को लिखना या किसी का अर्थ ग्रहण करना, उसका एक नया तरीका है। जैसे मान लीजिए हम वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो रामायण के कुछ तथ्य हैं जिनमें बदलाव किया जा रहा है, वैसे ही कुछ महाभारत के कुछ खंड हैं जिन पर बार बार चर्चा हो रही है, या कुछ ऐसी बातें जो पौराणिक समय से चली आ रही हैं, पहले से चली आ रही हैं, लेकिन आज हम उनको तोड़ने फोड़ने में लगे हैं और कुछ उस पर नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ नया अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या है, किसी की भी आलोचना या कोई लेख या लेखन पाठ या किसी अर्थ को ढूंढना, उसकी नवीन तरीके से खोज करना, अर्थात इन सब की एक नवीन पद्धति क्या है? विखंडन है। इसके बाद देरिदा इसके बारे में क्या मानते हैं? विखंडन पाठ आधारित अवधारणा है। देरिदा ये मानते हैं कि विखंडन जो प्रक्रिया है ये पाठ पर आधारित अवधारणा है, विचार है। भाषा में रचा गया प्रत्येक पाठ विखंडन होता है, यानी जहाँ भाषा का प्रयोग करके कोई लेख लिख दिया जाए वो विखंडन है। उसमें बदलाव हो सकता है, उसके जो शब्द हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है। विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थ तक पहुंचा जा सकता है जो गूढ़ या रहस्यमय बना दिए गए हों। देखिए, विखंडन की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, मान लीजिए आज कोई न्यूज़पेपर में कोई समाचार आया या किसी ने कोई पंक्तियां लिख दी, अपनी परिभाषा दे दी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फिर समझते हैं वर्तमान संदर्भ में, फिर हम उसमें तोड़ मरोड़ करते हैं। इसका ये शब्द है, इसका ये अर्थ है, ये गूढ़ अर्थ है, ये सामान्य अर्थ है, यानी हम उसके भाव को बहुत गहराई से कुरेद कर बाहर निकाल लेते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? वो विखंडन की प्रक्रिया है। देरिदा का मानना है कि भाषा किसी पाठ को नियम के अनुसार रूप देती है, यानी यही काम है भाषा का कि वो एक यथा संरचनावत या एक निर्धारित जो उसका ढांचा बना हुआ है उसी के अनुरूप वो लेखन को एक नया स्वरूप प्रदान करती है। ये वे नियम होते हैं जिनका समाज में वर्चस्व होता है, यानी स्वामित्व होता है, समाज इनको मानता है। इस वर्चस्ववादी व्यवस्था के फलस्वरूप कोई संरचना अथवा व्यवस्था हाशिए पर धकेल दी जाती है अथवा गूढ़ साबित कर दी जाती है। इस वर्चस्ववादी व्यवस्था के केंद्र में स्थित गूढ़ अर्थ को उजागर करना ही क्या है? विखंडन है। देखिए, वर्चस्ववादी व्यवस्था क्या है? जो जिसका अधिकार है, जिसका आधिपत्य है व्यवस्था की तरफ से। देखिए, मान लीजिए पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीवादी है या जो पूंजीपति वर्ग है वो समाज पर अपना वर्चस्व रखते हैं। उनके द्वारा अगर कुछ नियम बना दिए जाए या उन नियमों को समाज में लागू कर दिया जाए तो हाशिए पर कौन चला जाएगा? जो ऐसा वर्ग है जिसको अनदेखा किया जाता है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भी तो यही हो रहा था। यहाँ पर यहूदियों की बात की गई है। अयहूदी उन्हीं वंश से तो ये हैं जो देरिदा हैं। ये मानते हैं कि समाज में जो नियम बना दिए गए हैं, जो वर्चस्ववादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के केंद्र में, यानी मूल बात क्या है? पूंजीपति वर्ग मान लो अगर कोई नियम बनाना चाहता है तो उन नियमों का मूल अर्थ क्या है, मुख्य उद्देश्य का क्या है उस नियम के प्रति, वो समाज पर क्यों लागू करना चाहते हैं, उसको ढूंढना, उस उद्देश्य को तलाशना, उस मूल अर्थ को ढूंढना ही क्या है? विखंडन है। इन्होंने विखंडन के दो स्रोत माने हैं, स्रोत यानी माध्यम या प्रेरक, जिनसे प्रेरणा मिलती है। एक है दार्शनिक स्रोत और दूसरा है भाषा शास्त्रीय स्रोत। देखिए, दार्शनिक स्रोत में ये किससे प्रभावित है? एडमंड है,
हाइडेगर है, नीत्शे और हेस्ल, इनसे ये प्रभावित है। दार्शनिकता क्या होती है? जहाँ हम आत्मा की बातें करते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं, इसके साथ साथ ये सोचते हैं कि संसार मिथ्या है या संसार वास्तविक है या नहीं, यानी जहाँ हम ईश्वर के होने ना होने इस तरह के जहाँ विचार आ जाते हैं वो क्या दार्शनिक है। तो यहाँ पर ये इन सब विद्वानों से प्रभावित हैं। दूसरा है भाषा शास्त्रीय स्रोत। भाषा शास्त्रीय यानी जहाँ पर भाषा की संरचना की बात करी जाए। किसी भी लेख को लिखने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है और उसमें भाव डालने के लिए हमें दर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ भाषा के लिए ये सास्यूर और रोला बार्थ से प्रभावित है। तो इन्होंने कौन से स्रोत लिए? एक तो भाषा शास्त्रीय स्रोत जिसमें सास्यूर और रोला बार्थ से प्रभावित हुए कि किसी भी पाठ को या किसी भी विखंडन को करने के लिए हमें उसकी भाषा की संरचना को समझना होगा, तभी हम शब्दों को तोड़ मरोड़ पाएंगे, तभी हम शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझ पाएंगे। और अर्थ को जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? भाषा की। और भाव को जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? दर्शन की। तो यहाँ पर इन्होंने दो आधार माने, एक तो भाषा शास्त्रीय आधार और दूसरा दार्शनिक आधार। इसके बाद विखंडन के भेद भी इन्होंने दो ही माने हैं। कौन कौन से हैं? एक है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर। यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा कही बात से भिन्न अर्थ ग्रहण करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, उसका उद्देश्य कुछ अलग है, लेकिन वो बात जब दूसरे व्यक्ति तक पहुँचती है तो वो उसका भिन्न अर्थ ग्रहण करता है, यानी वो उसकी सही बात नहीं समझता, उस मूल उद्देश्य से अलग बात समझता है। वो क्या है? डिफरेंस है। दूसरा ये मानते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है स्थगन। स्थगन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? बदलाव। बदलाव कैसा बदलाव? पितृसत्तात्मक एवं नक्सलवादी वर्चस्व युक्त अर्थ रखने वाले शब्दों के रहस्य को समझना और उनमें क्या करना? स्थगन करना, डिफरेंस करना या बदलाव करना। ये दो विखंडन के भेद इन्होंने स्वीकार किए हैं। एक तो क्या है कि जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से लिखी गई है उसमें अंतर करना, उसके अर्थ में अंतर करना। दूसरा डिफरेंस क्या है? बदलाव करना, कि जब जो पितृसत्तात्मक यानी जिनका आधिपत्य है, जो नक्सलवादी विचारधारा है, उस से युक्त जो अर्थ रखने वाले शब्द हैं उन शब्दों में बदलाव लाना। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए जो हमारी प्राचीन रूढ़िवादिता है, हम धीरे धीरे उनमें बदलाव कर रहे हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें हम बदलाव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें जमींदार। जमींदार का मतलब है जो ज़मीन पर अधिकार रखता है और बहुत से लोग उसके अधीन होते हैं। लेकिन अब ये शब्द बदल रहा है क्योंकि ज़मींदारी प्रथा अब ख़त्म हो गई है, लेकिन ये शब्द अभी भी प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? जो ज़मीन को रखते हैं या उस पर हल जोत कर अन्न उत्पन्न करते हैं, वो कौन है? ज़मींदार है। तो यहाँ पर पहले जो ज़मींदार का प्रयोग किया जा रहा था वो उस व्यक्ति के लिए किया जा रहा था जो अपने अधीन बहुत से गरीब किसानों को रखता था, उनका शोषण करता था। लेकिन वर्तमान समय में ये ज़मींदार शब्द उसके लिए किया जा रहा है जो स्वयं किसान है, ज़मीन का मालिक है और उसमें अन्न उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? ये डिफरेंस है, स्थगन है, यानी हमने उसमें बदलाव कर दिया। किसके प्रति? पितृसत्तात्मक और जो नक्सलवादी परंपरा या रही वर्चस्व रहा है उसके प्रति हमने इसमें बदलाव कर दिया। तो यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है कि विखंडन के दो भेद स्वीकार किए हैं, डिफरेंस और डिफरेंस। उसके बाद है विखंडन की प्रक्रिया कैसे हो या विखंडन प्रक्रिया का सूत्र क्या है। देखिए विखंडन का सूत्र या विखंडन की प्रक्रिया को तीन भागों में इन्होंने विभाजित किया है। पहला क्या है? भिन्नता। भिन्नता का संबंध पाठ की भाषिक संरचना से है। भिन्नता का तात्पर्य क्या है कि अर्थ प्रक्रिया में डिफरेंस या एवं डिफरेंस से है। देखिए हमने यहाँ पर किया था डिफरेंस का मतलब अंतर और डिफरेंस का मतलब क्या है? स्थगन। ये किस में हो रहा है? ये भाषा में ही हो रहा है, लेखन में हो रहा है या पाठ में हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि भिन्नता में क्या चीज़ें हैं? डिफरेंस और डिफरेंस, इन दोनों बातों को यहाँ मूल रूप से लिया गया है। उसके बाद है निशान या संस्कार। देखिए पाठ के लाक्षणिक या व्यंग्यात्मक अर्थ को समझना, यानी उसमें किस चीज़ के संस्कार हैं या किस चीज़ के निशान उसमें अंकित हैं, किस बात को उसमें मूल आधार बनाया गया है। लाक्षणिकता या उसमें जो व्यंग्यात्मकता का अर्थ छिपा हुआ है उसको समझने का प्रयास करना। तीसरा क्या है? आद्य लेखन। आद्य लेखन का मतलब क्या है? अनुपस्थित अर्थ
आद्य लेखन है, यानी जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसके उस तक पहुंचना, उस आद्य लेखन के अर्थ तक पहुंचना ही क्या है, विखंडन की सार्थकता है। ये बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए हम किसी कवि की कविता पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इस कवि की इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन सा गूढ़ इसमें उद्देश्य है जो छिपा हुआ है, क्या संदेश कवि अपने कविता के माध्यम से देना चाहता है, लेकिन हम उसे कैसे ढूंढ पाते हैं। पहले तो हम उसमें भिन्नता करते हैं, फिर हम उसमें लाक्षणिकता को ढूंढते हैं और आखिर में क्या है, आद्य यानी पूरा उसके लेख को हम पढ़कर गूढ़ अर्थों को समझ जाते हैं। वो प्रक्रिया कौन सी है, वो विखंडन की प्रक्रिया है, जिससे कि विखंडन की सार्थकता मिलती है या विखंडन प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये 3 आधार माने हैं। विखंडन प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहली है भिन्नता, यहाँ पर भाषा मूल आधार है। दूसरा क्या है, निशान, यहाँ पर भाव अगर कहें तो भाव क्या है और ये क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके कहने के पीछे मुख्य अर्थ क्या है, यानी वो कौन सी प्रक्रिया है, वो विखंडन की प्रक्रिया है। तो इसी के साथ ये उम्मीद करती हूँ कि आपको विखंडनवाद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने इसे सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि मैं इस प्रयास में बिल्कुल सफल हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।